उत्तर प्रदेश में एक सवाल चर्चा में चला। देखो ये जो करंट अफेयर्स के सवाल है ना, ये 2024 के हैं। मतलब अब हम ना 7-8 दिन जो है करंट के सवाल पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा, ASI का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, हाई कोर्ट का पेपर होगा तो उसमें भी यूपी के करंट के चाहे एक ही सवाल आए या 2 आए मिलेंगे आपको, RO का पेपर देंगे तो वहाँ से भी सवाल मिलेगा, PCS का देंगे 22 तारीख में 22 दिसंबर में तो वहाँ सवाल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फ़ायदा हो जाएगा और 5-6 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 5-6 दिन का काम है ऐसा मान लो। तो एक सवाल चला है उत्तर प्रदेश में, उसे कहते हैं बताइए उत्तर प्रदेश में किसको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। रेडियो मैन ऑफ इंडिया, ये ना नाम चर्चा में चला है, रेडियो मैन ऑफ इंडिया। किसको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो भैया जिसको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा गया है उनका नाम जो है, उनका नाम है राम सिंह बोध। राम सिंह बोध। और ये राम सिंह बोध जो हैं वो रहने वाले हैं अमरोहा के। राम सिंह बोध अमरोहा के रहने वाले हैं और इनको कहा जाता है रेडियो मैन ऑफ इंडिया। अब क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता भैया? तो देखिए इन्होंने इन्होंने 1257 रेडियो 1257 रेडियो संग्रह करके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो रेडियो से भारतीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो पिछले साल 2023 में रेडियो के प्रति राम सिंह बोध का जो डेडिकेशन था वो उन्होंने रेडियो के माध्यम से मन की बात में बताया था 2023 में, और तब से ये नाम जो है इनका चर्चा में छा गया था, राम सिंह बोध का। अमरोहा के रहने वाले हैं और इन्होंने 1257 रेडियो का कलेक्शन करा है। इनके पास हैं इतने रेडियो, 1257 रेडियो, और इतने सारे रेडियो इकट्ठा करने का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। और ये रेडियो जो है इनके ऐसा नहीं है कि दुकान पर से खरीद लाए होंगे। अभी बताया जाता है कि ये रेडियो जो है, ये रेडियो 1910 से, यह रेडियो 1920 से 2010 तक के हैं। तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि 1257 रेडियो तो हम भी खरीद लेंगे, दुकान पर मिल जाएंगे, इकट्ठे कर लेंगे ना। अलग अलग वैरायटी के हैं। समय समय पर आपको पता होगा चीज़ें बदलती हैं, नहीं बदलती, तो रेडियो में भी समय समय पर क्या हुआ होंगे, बदलाव हुए होंगे। तो इस टाइप के उनके पास में 1257 रेडियो हैं। इनसे पहला रिकॉर्ड किसके नाम था ये, तो इन्होंने एम प्रकाश, इन्होंने एम प्रकाश के
625 रेडियो संग्रह का रिकॉर्ड तोड़ा है। रेडियो संग्रह का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका मतलब इनसे पहले 625 रेडियो किसके पास थे? तो किसके पास थे? एम प्रकाश के पास। ठीक है, लेकिन अब सवाल तुम्हें याद रखना है कि बताओ किसको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? राम सिंह बोध। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा के। और इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो क्या है? 1257 रेडियो का संग्रह करना। सवाल याद रहेगा। सवाल मेन तो इनके नाम पर ही है। ठीक है, कि किसको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? राम सिंह बोध, अमरोहा के रहने वाले हैं। 1257 इन्होंने रेडियो इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो रेडियो हैं इनके पास में वो आज के नहीं हैं, 1920 से लेकर 2010 तक के हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है भैया, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024। अभी आपसे पूछ लेगा भैया कि बताओ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जितने भी व्यापार शो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। क्या करते हैं? उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और तमाम देश और दुनिया के लोग जो हैं वो उस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो जो आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो किस समय पर हुआ था? तो देखिए, सितंबर के महीने में 25 से 29 सितंबर, 25 से 29 सितंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ। ये कहाँ आयोजित हुआ था? स्थान जरूर याद रखें। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024। लखनऊ में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में, मेरठ में, कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है भैया ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा जो है वो किस जिले में आता है भाई? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ था, या इसका आयोजन हुआ था। एक सवाल बहुत अच्छा बनेगा और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का साझीदार देश कौन सा है? पार्टनर कंट्री। इस व्यापार शो में पार्टनर कौन बना है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पार्टनर कौन सा बना है? इसे कहते हैं सहयोगी देश। तो इस व्यापार शो में बेटा जो सहयोगी देश है, सहयोगी देश है वो है वियतनाम। कौन सा है? पार्टनर कंट्री कौन सा हमारा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ, उसका पार्टनर देश कौन सा है?
साझीदार या साझेदार देश वियतनाम। राजधानी क्या बता सकते हो? हनोई। मुद्रा वियतनाम की मुद्रा डोंग, ठीक है, डोंग बोलते हैं, डोंग या डोग कह देते हैं लोग। चलिए, इस मेले में किस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई गई थी, किसको बढ़ावा दिया गया था? तो इस मेले में एक जिला एक उत्पाद, इस मेले में एक जिला एक उत्पाद, कोमा जीआई टैग उत्पाद तथा एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना है, तो जो ज़िले हैं ना उनके प्रोडक्टों की प्रदर्शनी लगाई गई, एक जिला एक उत्पाद वाले उनके स्टॉल लगाए गए होंगे। और तुमने नाम सुना होगा जैसे जीआई टैग है, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग भी दिए गए हैं, तो उनकी प्रदर्शनी लगाई गई उन प्रोडक्टों की। और एमएसएमई का मतलब होता है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, वो जो उत्पादित करते हैं चीज़ों को, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए, हाँ, इनमें से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 100 का आयोजन 2024 में हुआ। निम्न में से कौन से उत्पाद शामिल नहीं थे? ऑप्शन पहला, एक जिला एक उत्पाद, दूसरे में जीआई टैग उत्पाद, तीसरे में एमएसएमई उत्पाद, ठीक है, चौथे में बोली देगा आयरन के उत्पाद, लोह उत्पाद मतलब, ठीक है। तो लोह उत्पाद ऐसा तो कोई नाम बोला नहीं गया है। साझेदार देश कौन सा है? बोलो। वियतनाम है। और भैया देखिए, एक सवाल है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। आरजे शंकर नेत्र अस्पताल कहाँ बना है? आरजे शंकर नेत्र अस्पताल, ये जो हॉस्पिटल है आरजे शंकर नेत्र अस्पताल, ये कहाँ है? और अभी पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी करा था। तो और ये जो है ना आरजे शंकर नेत्र अस्पताल है, आई हॉस्पिटल है, ये आई हॉस्पिटल है। और ये कहा जाता है कि इस अस्पताल में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। वर्ल्ड क्लास का मतलब ये है कि जो आई हॉस्पिटल में होनी चाहिए, एक अच्छी मशीन है, अच्छे डॉक्टर्स, ठीक है। तो जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी इसमें है, ठीक है। और ये अस्पताल बना है अभी फ़िलहाल में वाराणसी में। कहाँ बना है? आरजे शंकर नेत्र अस्पताल कहाँ बना है अभी? तो वाराणसी में बना है। कहाँ बना है? वाराणसी में बना है। और इसका उद्घाटन किसने करा है? तो भैया इसका उद्घाटन हुआ है किसके हाथों? भाई बनारस में कोई चीज़ बने और उद्घाटन करने के लिए वहाँ के जो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं वो ज़रूर मिलेंगे वहाँ। तो उद्घाटन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसा मैंने बताया ना कि ये
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों को तो लाभ देगा ही देगा अस्पताल। पड़ोसी जो राज्य हैं हमारे, ठीक है, जैसे बिहार लगता सीमा बनाता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला अस्पताल है। RJ शंकर नाम जरूर याद रखें, RJ शंकर नेत्र क्या है हॉस्पिटल एक, और कहाँ बना है, बनारस में। कहते हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारी छूट भी दी जाएगी, बहुत सारी छूट, ठीक है, चीज़ों के मामले में। चलिए एक क्वेश्चन है उसको भी देखें। देखिए कभी ऐसा सवाल आ जाए कि गरीबी शून्य अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है। गरीबी शून्य अभियान और यहां से कोई ना कोई सवाल बन सकता है गरीबी शून्य अभियान से। देखो गरीबी शून्य अभियान जो है उसका संबंध जिस राज्य से है, तो राज्य है हमारा बेटा उत्तर प्रदेश। और इसकी घोषणा जो है, इसकी घोषणा कब हुई थी गरीबी शून्य अभियान की, तो अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में इसकी जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा हुई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गरीबी शून्य अभियान की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है, ठीक है। अच्छा सवाल ये है इस घोषणा में उन्होंने क्या कहा है और क्या वादा करा है। देखिए वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 1 वर्ष के भीतर गरीबी शून्य या उत्तर प्रदेश को पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाना चाहती है, को पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाना चाहती है। गरीबी मुक्त राज्य बनाना चाहती है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो गरीबी है, ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनकी दशाओं में इतना सुधार कर दिया जाए कि वो गरीबी से ऊपर उठ जाए। और ये प्लान तत्पर वो चलाना चाहते हैं 1 साल के भीतर वो इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। उसका रोड मैप भी आ चुका है। रोड मैप का मतलब क्या क्या और कैसे कैसे प्रक्रियाएं इसमें करी जाएंगी। तो प्रक्रियाएं क्या होंगी उनको भी आप लोग समझ लें, समझना जरूरी होता है। देखिए इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से पंचायत से 10 से 25
परिवारों का चुनाव होगा। निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा। अब देखो मामला क्या है। एक ग्राम पंचायत से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 25, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को चुना जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखना कि गरीबी शून्य अभियान के तहत एक गांव से, एक ग्राम पंचायत से कम कितने लोग चुने जा सकते हैं। तो आंसर लगाना 10। और अधिकतम कितने लोग चुने जा सकते हैं, तो आंसर लगाना 25। और वो कह रहा है कितने लोग चुने जा सकते हैं। ऑप्शन हो 10 से 15, ऑप्शन हो 5 से 15, ऑप्शन हो 10 से 20, ऑप्शन हो 10 से 25। तो 10 से 25 लोग चुने जाएंगे। अच्छा, ये जो लोग चुने जाएंगे किस आधार पर चुने जाएंगे। देखिए, निर्धनतम एक तो हो गया निर्धन गरीब होना, और एक निर्धनतम जो मतलब बीपीएल में है और उसमें भी निचले पायदान पर पड़ा हुआ है। जैसे उसके रहने के लिए मकान ना हो, करेक्ट, उसकी खेती की जमीन ना हो, ठीक है, वो अपनी गुजर बसर जो है वो मेहनत और मजदूरी के माध्यम से करता हो, ठीक है। इस तरह से वो मानक चुने जाएंगे और उन मानकों को जो व्यक्ति फॉलो करेगा उसको उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, सरकार तक उसका नाम पहुंचाया जाएगा। तो अब ये जो लोग चुने जाएंगे, जो निर्धनतम होंगे, निर्धनतम परिवार होंगे, इनको चुनाव करने के लिए गांव में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। किसकी? इनका चुनाव करने के लिए भाई। अब प्रधान तो ये कहेगा ये आदमी अपना है, ये आदमी अपना नहीं है। तो इन्होंने क्या करा ना कि ये निष्पक्ष तरीके से वो लोग चुने जाएं। वो वास्तव में गरीब लोग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग अपने अपनों के नाम लिख के भेज दें, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इनका चुनाव जो है वो 5 सदस्यीय समिति करेगी। इनका चयन 5 सदस्यीय समिति करेगी। तो पहले क्या होगा, एक कमेटी बनेगी, उसमें 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर में एक तो गांव के प्रधान होंगे, वर्तमान मतलब एक तो उसमें ग्राम प्रधान होंगे, ठीक है। दूसरा पूर्व ग्राम प्रधान होंगे, और तुम्हें पता है इनके बीच में 36 का आंकड़ा होगा। क्यों भाई? पूर्व ग्राम प्रधान होंगे। एक जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल के प्रधाना अध्यापक होंगे। कितने हो गए? 3। और वो ना, तुमने एक नाम सुना होगा, स्वयं सहायता समूह होता ना। अरे समूह के लोग होते ना गांव में, तो जो स्वयं सहायता समूह होगा 2 मेंबर वहां से आएंगे। तो 2 सबसे पुराने सहायता, 2 सबसे पुराने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। किसी व्यक्ति का चुनाव अगर करा जाएगा, समझना मेरी बात को, तो इन 5 में से 5 लोग हो गए ना। अरे 2 स्वयं सहायता समूह के हो गए, एक स्कूल के हेडमास्टर हो गए, एक पूर्व ग्राम प्रधान हो गए, और एक ग्राम प्रधान हो गए। ये 5 लोगों की कमेटी जो है वो पूरे गांव में से 10 से 25 नाम छांटेगी, ठीक है। जिनमें से 3 आदमी एक बात बोलेंगे, उसका नाम भेजा जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? मान लो 3 आदमी ये कहते हैं, 3 आदमी कहते हैं कि दो स्वयं सहायता समूह और
गांव के प्रधान जी कहते हैं कि इस आदमी का नाम लिखवाया जाए, तो फिर नाम लिखा जाएगा। मतलब जिसको भी 3 लोग अपनी सहमति दे देंगे उसका नाम ओके हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ आपको पारदर्शिता दिखाई देगी, और पारदर्शिता जिसके आने से आई है वो एक आदमी है, गांव का पूर्व प्रधान, नहीं है। अगर ये नहीं होता तो इसमें पारदर्शिता नहीं होती फिर, ठीक है, होती भी तो कम होती। चलिए, तो ये सब लोग कितने व्यक्ति चुनेंगे गांव में से? अच्छा, ये जो निर्धनतम परिवार हैं, जो गरीब बहुत ज़्यादा है, इनकी गरीबी के कारण है या नहीं है? तो सरकार उन्हीं कारणों पे क्या करेगी? काम करेगी, उनको मदद देगी, उनको सहायता देगी। क्या क्या सहायता देगी? देखो, सरकार सहायता क्या देगी? ऐसे लोगों को 10 से 15 लोग जो होंगे, तो जो सरकारी सहायता इन लोगों को मिलेगी, सरकारी सहायता क्या क्या दी जाएगी भैया इनको? तो देखो, इनको सरकारी सहायता में भोजन व वस्त्र, भोजन व वस्त्र, मतलब अगर ये बहुत निर्धनतम लोग हैं ना, ये बहुत निर्धन लोग हैं, बल्कि निर्धनतम लोग हैं, इनके खाने और पहनने तक की व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो वो राशन डीलर नहीं होता, उससे इन्हें क्या कर दिया जाएगा? तो इन्हें औरों के मुकाबले राशन ज़्यादा मिलेगा। भाई ज़्यादा मिलेगा तो इनके जो ये बाकी लेकर मोल लेकर खाते थे, वो पैसा इनका बचेगा नहीं बचेगा, है ना। कपड़े सरकार इनको दिलाएगी, ठीक है। दूसरा देखो, इनके बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, सरकार जो है इनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्या करेगी? शिक्षा दिलाएगी। अच्छा, चूंकि देखो ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बोलो, और हेल्थ अच्छी नहीं है, और लोगों ने इन्हें ना इग्नोर कर दिया है। जैसा आप देखो कि गांव में भी या कहीं भी ज़्यादातर वो लोग अब भी वंचित रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो वंचित दिखाई दे रहे हैं, जिनका आयुष्मान बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, बोलो भाई, जिनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए था वो कार्ड उनको नहीं मिला बेचारों को। बात समझ में आ गई? तो इनका चूंकि हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, तो सरकार इनके लिए क्या करेगी? स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य सेवाएं, अब जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मान लीजिए, मैं एक मोटा सा उदाहरण बताऊं, अभी एक तय नहीं हुआ है कि इसमें क्या क्या होगा। हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड इनको दिए जाएं, और इनके आयुष्मान कार्ड में वो चीज़ें भी मेंशन कर दी जाएं जो औरों में नहीं है, जैसे छोटी बीमारियां, बोलो, जैसे कुछ छोटी बीमारियां, जैसे बॉडी चेकअप है नहीं है, हो सकता है ये चीज़ें और मेंशन कर दें, ताकि इनको हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो इनकी दूर हो। ऐसी देखो, इनको क्या होगा भैया? आवास सुविधाएं मिलेंगी, इनको आवास सुविधा दी जाएगी। आवास सुविधा का मतलब है जैसे कि गांव में मकान आते नहीं आते, तो इनको मकान दिया जाए। या तुमने देखा होगा कभी कभी गांव में इतने गरीब लोग होते हैं कि उनके पास मकान भी नहीं होता, ज़मीन भी नहीं होती, तो वो सरकार जैसे शहरों में तुमने देखा ना, काशीराम योजना या वैसी योजनाएं हैं, उनके तहत फ्लैट देती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो इनको आवास भी मिलेगा। और कह रहे हैं स्थिर आय स्रोत दिया जाएगा। स्थिर आय स्रोत, अगर इनके हाँ काम धंधों की दिक्कत अगर इन लोगों को है, तो जैसे इनका कार्ड नरेगा का नहीं बना हुआ है, समझ में बात आ गई, तो इनका नरेगा का कार्ड बनाया जाएगा। या हो सकता है किसी और क्षेत्र में जो है इनको सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध कराए, ठीक है। खुद एक आइडिया लगाइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए अपनी तरफ से। अगर ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कुछ लोगों को मिल जा रियल तरीके से, अच्छे से, तो उसका गरीबी से निकलना वाजिब है नहीं है, मतलब आसान है या नहीं है?
अच्छा वो गरीबी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। और मैंने ये माना कि अगर मान लीजिए एक गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर जहां तक बात है, अगर उस गांव में 2000 वोट हैं, वोट 2000 हैं, तो परिवार 2000 थोड़ी होंगे, परिवार लगभग 250 होंगे भाई, 250 एवरेज में मान लो आप, नहीं होंगे भाई। एक घर में 4 लोग हैं तो 250 गुणा 4 लगाओगे तो 2000 हो गए, तकरीबन 1000 हो गए, है ना। तो 500 मान लो, 500 परिवार होंगे 2000 लोगों में, तो अब सब थोड़ी गरीब होंगे, ठीक है। तो उनकी व्यवस्था क्या होगा, सरकार अगर करती है तो मैं समझता हूं कि लोगों को गरीबी से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक सवाल और जरूर यहाँ नोट कर लेना, चूंकि जगह कम है, मैं आपको बताऊं। कह रहे हैं जिला स्तर पर इसके नोडल अफसर कौन होंगे, इस योजना के जिला स्तर पर इसके नोडल अफसर मतलब इसकी देख रेख किसके अंडर में ये प्रोग्राम चलेगा, तो उन्हें कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी। क्या कहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, जिले में बैठते हैं मुख्य विकास अधिकारी, जिला स्तर पर वो इसकी देखरेख करेंगे, जिसको हम सीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ। जैसे वो नहीं होता है गांव में होते हैं वीडियो, तो गांव वाले वीडियो तो ये वाले विलेज वाले होते हैं वीडियो, है ना। और जो ब्लॉक में होते हैं वो ये वाले वीडियो होते हैं, और जो जिले में होते हैं वो सीडीओ होते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये इन सब के माध्यम से कार्रवाई आगे होगी, जिला स्तर पर ये इन चीज़ों को देखेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चलो बाकी जो है कल देखते हैं।